जब मेरी शादी हुई तब सर्दियों के दिन थे। मेरा शोहर हनीमून मनाने के लिए मुझे मरी की बर्फबारी दिखाने ले गया। वहाँ पर मेरा शोहर मुझे पहाड़ी से नीचे धक्का देने की कोशिश करता तो मैं हर बार बच जाती। मुझे शोहर पर शक हो गया। जब मैं इससे इस बात का गिला करती तो वो कहता मैं मजाक कर रहा था। एक सुबह अचानक मेरा शोहर उठकर बाहर चला गया। जहाँ वो गया था कुछ देर बाद वहाँ बम ब्लास्ट हो गया। बहुत से लोग मारे गए थे। मैं रोते धोते वापस अपने माँ बाप के दहलीज पर आ बैठी थी तो चंद माह बाद ही मेरी सास ने मेरा निकाह मेरे देवर से पढ़वा दिया था। मेरी शादी को 6 माह ही गुजरे थे कि एक दिन बाहर का दरवाजा खटका। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो बहुत से अरमान आंखों में जाए मैं अपने प्यार के दहलीज पार करके इस कमरे तक पहुंची थी। दिल में जज्बात के दिए जल उठे थे। बेताबियां सिमट कर आंखों में समा गई थी। मेरा रूम रूम खुशी से सरशार था। बहुत से सपनों की पुतलियां भी मैं अपने संग समेट लाई थी। दिल था कि जज्बात की शिद्दत से बेकाबू होता जा रहा था। अनवर की खूबसूरती के चर्चे भी मैंने बहुत सुन रखे थे। जितने भी मेहमान शादी में शरीक हुए थे सब हमारी जोड़ी को सूरज चांद की जोड़ी से तशबीह दे रहे थे। देखने वाली हर नजर में ताज थी, लेकिन कभी कभी यह नजर इंसान को बर्बाद करके रख देती है। शायद ऐसी ही कोई नजर हमारी जोड़ी को भी लग चुकी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मेरी शादी इस कदर धूमधाम से हुई कि दूर दूर तक खानदान में मेरी शादी का चर्चा हो गया था। हर किसी की जुबान पे मेरी शादी का जिक्र था। मैं फूले नहीं समा रही थी। खुदा ने मुझे हुस्न और दौलत दोनों से ही नवाजा था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैं किस्मत के मामले में मार खा की हूँ। सिर्फ हुस्न और दौलत खुशबख्ती की इलामत नहीं होती। हम सफर का जिंदगी भर का साथ भी औरत के लिए खुशबख्ती ही होता है। और मुझे क्या खबर थी कि मेरा और अनवर का यह साथ सिर्फ चंद दिन तक ही था। शादी की पहली रात जब अनवर कमरे में आया तो उसकी बातों में चाहत की वो चाशनी नहीं थी जिसे सुनने के लिए मैं बेताब थी। ऐसा नहीं था कि अनवर ने मुझसे बात नहीं की या मेरी तारीफ नहीं की थी, लेकिन जो कुछ मैं सुनना चाहती थी वो सब अनवर ने नहीं कहा था। हमारी ये जोजी जिंदगी शुरू होगी और मैं बहुत खुश थी कि मुझे अपने ससुराल में किसी चीज की तकलीफ नहीं थी। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती। मेरा देवर बाबी बाबी कहते मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मेरा और अनवर का रिश्ता हम पल्ला नहीं था। अनवर मेरे अब्बा के कारखाने में काम करने वाला एक शख्स था जिसकी मेहनत और ईमानदारी से मुतासर होकर अब्बा ने खुद ही मेरे रिश्ते अनवर से तय कर दिया था। अनवर दिखने में इतना हसीन था कि मुझे भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं हुआ था और यूं हम दोनों हमेशा के लिए शादी जैसे बंधन में बंध गए थे। अब्बा ने शादी के तोहफे में अनवर को 10 लाख रुपए भी दिए थे। मेरी शादी सर्दियों में हुई थी। यह दिसंबर का महीना था। शादी के कुछ दिन बाद अनवर मुझे हनीमून मनाने के लिए मरी की बर्फबारी दिखाने ले गए। मुझे अनवर के साथ जाने के लिए ज्यादा वक्त भी नसीब न हुआ था। अभी तो मेरे और अनवर के दरमियान सही तरह से अंडरस्टैंडिंग ही पैदा नहीं हुई थी और हम दोनों मरी के लिए निकल गए थे। अनवर बहुत खामोश तबीयत का मालिक था। अनवर तो सारा रास्ता भी खामोश रहा। मैं तो रंगीन नज़ारों में जैसे खोस ही गई थी। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे और अनवर के फासले सिमट जाएंगे, लेकिन तकदीर ने ऐसी नौबत ही नहीं आने दी। हमारी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। किस्मत ने मेरे साथ ऐसा सितम किया कि मैं बाद होने से पहले ही बर्बाद होगी। मरी पहुंचकर एक दिन तो थकन की वजह से हमने होटल में ही गुजारा और जब अगले दिन हम सैर की घर से निकले तो अनवर मुझे पहाड़ी की तरफ ले गए। ठंड की वजह से मेरा बुरा हाल था। बहुत ऊंची जगह पर ले जाकर अनवर मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे की तरफ धक्का देने की कोशिश करते और फिर जल्दी से अपनी तरफ खींच लेते। एक बार तो मैं सच में नीचे गिरने लगी थी, मगर किस्मत से बच गई। तभी अनवर पर मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने कह दिया कि अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो पहले ही इनकार कर देते। यूं मुझे धक्का देकर क्यों मारना चाहते हैं? अनवर ने तो हंसकर यह बात मजाक में टाल दी। अगले रोज हम जब होटल से निकलने वाले थे तब अनवर ने कहा वो पहले जाकर कुछ जगहों की मालूमात हासिल करके आता है और फिर मुझे भी ले जाएगा। ये सुनकर तो तैयार होकर मैं अपने कमरे में बैठ गई। अनवर तो जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल फोन भी मेरे पास ही भूल कर चला गया। मैंने बहुत देर तक इंतजार किया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने वाली थी। मैं एक नई जगह होटल के कमरे में बिल्कुल तनहा थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। मैंने पहले तो सोचा कि अपने अब्बा को फोन करूं, लेकिन वो इतनी दूर थे कि मेरे फोन की वजह से परेशान हो जाते। यही सोचकर मैंने खुद ही होटल की इंतजामिया से मालूमात हासिल की, लेकिन इन्हें भी अनवर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अलबत्ता वहां बैठे एक आदमी ने मुझे ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि होटल के कुछ ही दूर एक बाजार में धमाका हुआ था, जिसकी नोयत तो इतनी शदीद नहीं थी, लेकिन मौके पर मौजूद 4 अफराद धमाके की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गए थे। यह सुनकर तो मैं लर्ज कर रह गई थी।
लेकिन मुझे यकीन था कि अनवर बाजार की तरफ नहीं गए होंगे। वो तो सैर के मकामात के मालूमात लेने निकले थे और बाजार तो इन्हें कोई काम नहीं था। यही सोचकर मैंने अनवर को ढूंढना शुरू किया। मेरे पास मोबाइल फोन पर हमारी शादी की तस्वीर थी। मैं लोगों को वही दिखा दिखा कर अनवर के बारे में पूछ रही थी और एक शख्स ने मुझे बताया कि उसने अनवर को बाजार की तरफ जाते देखा था। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं दीवानावार बाजार की तरफ दौड़ी थी और पूरे इलाके में नाकाबंदी हो चुकी थी। वहां जाकर मैंने पुलिस वालों को अनवर की तस्वीर दिखा दिखा कर इसके बारे में पूछना शुरू किया और थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाले ने मेरी तरफ एक शनाख्ती कार्ड बढ़ाया और कहा कि ये हमें इस मकाम से मिला है। हमें यकीन है कि मरने वालों में शख्स भी शामिल है। मैंने अपने हाथों में शनाख्ती कार्ड को लिया और अनवर की तस्वीर देखते ही मैं चकरा कर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो ये सोचकर फूट फूट कर रो रही थी कि 5 दिन की शादीशुदा जिंदगी के बाद अब मैं बेवा हो चुकी थी और अनवर और मेरा साथ बस 5 से 6 दिन का ही था। यूं पुलिस वालों ने मेरे घर वालों का तला देकर इन्हें बुलवा लिया और मैं अपनी माँ के साथ रोती धोती वापस घर आ गई। जो लोग पहले मेरी किस्मत पर रक्श कर रहे थे अब वही लोग मुझे मनूस करार दे रहे थे। बहुत से मेरे रिश्तेदारों ने हमदर्दी के नाम पर मेरे जख्मों को ऐसा खरीदा कि मेरी रूह तक घायल होगी। मैं ज़हनी तौर पर इस कदर बर्बाद हुई कि सिर्फ अपने कमरे में बंद होकर रहेगी। मैं ना किसी के सामने आना चाहती थी और ना ही किसी से बात करना चाहती थी। मैं इद्दत अपने मेके गुजार रही थी। मेरी सास अक्सर मुझसे मुलाकात के लिए आ जाती। जवान बेटे की मौत के गम ने तो इनकी कमर तोड़ करके रख दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी जैसी दुनिया वाले मुझसे कर रहे थे। वक्त किसी के लिए नहीं थमता। जाने वाले चले जाते हैं और पीछे बच जाने वाले दुनिया के रहमो करम पर ही होते हैं। मैं भी इसी वक्त जमाने की ठोकरों पर ही थी। जो भी मिलने के लिए आता वो अनवर और मेरी शादी का किस्सा निकाल कर बैठ जाता। अनवर के इंतकाल को 6 माह का अरसा बीत गया था और ये 6 माह मेरे लिए सदियों के बराबर गुजरे थे। एक दिन मेरी सास मुझसे मिलने आई तो बातों बातों में ही उन्होंने मुझसे मेरे देवर अकबर की शादी की बात की। अकबर अब उनकी वाद औलाद थी, इसलिए मुझे सुनकर खुशी हुई कि मेरी सास अकबर की शादी करना चाहती थी। लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने अकबर की शादी मेरे साथ करने की बात करती। मुझे अपनी हिमायतों पर यकीन न आया कि दुनिया मुझे इनके बेटे का कातिल करार दे रही थी और वो मुझे अपने दूसरे बेटे की दुल्हन बनाने की तैयारियां कर रही थी। अकबर मुझे बापी कहकर पुकारता और मेरे आसपास ही रहता, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे अकबर की दुल्हन बनना पड़ेगा। पहले पल तो मैंने साफ लफ्जों में अपनी सास को इस रिश्ते के लिए इनकार किया। अब मैं दोबारा इसी घर में दुल्हन बनकर नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उन्होंने दोबारा यही बात की तो मेरे अब्बा ने सोच समझ कर हामी भर ली, क्योंकि वो मुझे इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे। मेरी हालत बहुत खराब रहने लगी थी और मेरे अब्बा चाहते थे कि मैं दोबारा जिंदगी की तरफ लौट जाऊं। वो अक्सर ही कहते हैं कि अनवर की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बस अल्लाह ताला ने इसका वक्त ऐसे ही लिख रखा था। अकबर के रिश्ते की बात सुनकर इनके चेहरे पर कुछ रौनक सी आ गई थी, इसलिए मैंने भी मजबूरन हाँ कर दी। मेरी सास अगले ही हफ्ते सादगी से बारात ले आई। मैं अकबर की दुल्हन बनकर दोबारा इसी घर में पहुंच गई जहां पहली दफा अनवर की दुल्हन बनकर गई थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मैं बहुत सारे ख्वाब सुझाकर अनवर की खलूत में गई और अब मैं इन्हीं ख्वाबों की टूटी हुई करचियां अपनी आंखों में लिए अकबर की दुल्हन बनी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अनवर से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो की थी, लेकिन निकाह में कुछ न कुछ तो ऐसी कशिश जरूर होती है कि हम सफर बहुत ही अहम हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी की रात जब अकबर मेरे कमरे में मेरे पास आया तो इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसने मोहब्बत से मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगा कि वो मुझे जिंदगी की तमाम खुशियां देना चाहता है जो पहले मेरे हिस्से ना आ सकी थी। अकबर ने मुझ पर अपनी मोहब्बत की इस कदर निचोड़ कर दी थी कि मुझे बीते दिनों की कराहट को भूलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। अकबर हर वक्त मेरे आस पास रहता। वो वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। जब भी कोई मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी कहता तो अकबर किसी मजबूत डाल की तरह मेरे इत्तेफाक करता था। अकबर में वो सारी खूबियां मौजूद थी जो मैं अनवर में ढूंढती थी। अकबर के लबो लहजा और अंदाज ने मेरा दिल जीत लिया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अनवर को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अकबर की होगी। हम दोनों एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक ही फिर एक दफा हमारी दुनिया पलट कर रह गई। शायद किस्मत को भी मेरा एक और इम्तिहान लेना बाकी था। मैं जो अकबर के साथ पूरी तरह से मुतमिन थी और एक मोहब्बत से भरपूर जिंदगी गुजार रही थी, इसमें ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बहा के ले गया। अकबर अब्बा के कारखाने में अनवर की जगह ले चुका था और अकबर की अम्मा बीमार रहने लगी थी। ऐसे में सारे घर की जिम्मेदारियां मैं संभालने लगी थी। ऐसे एक शाम जब अम्मा अपने कमरे में सो रही थी और मैं पानी डालकर सेन में सफाई कर रही थी तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होने लगी। क्योंकि मैं सेन में मौजूद थी इसलिए मुझे दस्तक की आवाज सुनाई दी।
जैसे ही मैंने दरवाजा खुला तो मेरे आसार खताब हो गए। मेरे सामने तो मेरा पहला शोहर अनवर खड़ा था। काफी देर तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था कि किस्मत ने मेरे साथ कैसा खेल खेला था। मैं तो अनवर की इद्दत गुजार कर अकबर से शादी रचा चुकी थी और अब यूं अचानक अनवर मेरे सामने आ खड़ा हो गया, जिसे मरा हुआ जानकर मैंने न जाने कितने दिन सोग मनाया था। जितनी हैरत मुझे अनवर को देख कर हुई थी, वैसे ही अनवर की आंखों में भी मुझे देख कर इतनी हैरत उभर आई। मेरी तो जुबान ने भी साथ देने से इनकार कर दिया। मैं अनवर से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन एक लफ्ज भी मेरी जुबान से अदा न हुआ। ठंडे होते हाथ पैरों के साथ मैंने साइड होकर अनवर को अंदर आने की जगह दी तो वो अंदर चला आया और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सेन में पड़ी चारपाई पर आकर बैठ गया। अनवर के अपने भीगे हुए जिस्म पर जमी नजरों ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे पास तो दुपट्टा ही मौजूद नहीं। मैं भागकर कमरे से दुपट्टा पहन कर आई तो अनवर सर से पांव तक मेरा जायजा लेने में मसरूफ था। कुछ ही देर में मैंने खुद पर काबू पा लिया और अनवर के सामने बैठकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इससे क्या सवाल करूं या फिर इसे क्या बताऊं। इतने में घर का दरवाजा खुला और अकबर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर तो अकबर हैरान रह गया। अपने भाई को जिंदा देखकर बेसाख्ता इसके गले लग गया और रोने लगा, मगर मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो चुकी थी। मुझे अपने आने वाला मुस्तकबिल अंधेरे में दिखाई दे रहा था। अनवर से माजी का सवालात करने का कोई फायदा नहीं था। वो कहाँ गया था, कैसे गया था और इसके साथ क्या हुआ था, ये सब तो बात की बात थी, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं हुआ था। लेकिन मेरे साथ आने वाले वक्त में जो होना था वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं एक ही वक्त में दो भाइयों की बीवी तो नहीं रह सकती और मेरी तमाम तर मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अकबर के लिए थी। अकबर ने मेरी जिंदगी में जो रंग भरे थे अब मुझे इन रंगों से चाहत हो गई थी। वो दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस मेरी आंखें तो अकबर के वजूद पर जमी हुई थी। अकबर जाकर अपनी माँ को भी उठा कर ले आया। जवान बेटे को एक दफा फिर सामने देखने के बाद तो मेरी बूढ़ी सांस में जान आ गई थी। अनवर रोते हुए मुझसे माफी मांग रहा था, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझसे माफी क्यों मांग रहा है। फिर अनवर ने मुझे बताना शुरू किया कि उसने मुझसे पैसों की वजह से शादी की थी। वो मुझे मरी ले जाकर पहाड़ से नीचे धक्का देना चाहता था ताकि मैं आसानी से मर जाऊं। जब ऐसा नहीं हो सका तो वो मुझे होटल में छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला गया। दरअसल वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, जिससे इसकी मुलाकात एक फेसबुक के ग्रुप पर हुई थी और वो लड़की इससे शादी करना चाहती थी और अनवर भी इस लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। मरी जाने से पहले इसने तानिया नामी लड़की को वहां बुलाया। वो लड़की रावलपिंडी की थी, इसलिए इसके लिए मरी आना कुछ मुश्किल नहीं था। अनवर का ये ख्याल था कि वो मुझे मारकर इस लड़की के साथ फरार हो जाएगा। अनवर ने इस लड़की से मिलने की जो जगह तय की थी वो वही बाजार था जहां से अनवर का शिनाख्ती कार्ड बरामद हुआ था। अनवर इस लड़की के साथ वहां पर मुलाकात करने के बाद इस लड़की के साथ रावलपिंडी के लिए रवाना हो गया था, लेकिन न जाने कब इसका शिनाख्ती कार्ड वहां पर गिर गया और इसके कुछ ही देर बाद वहां पर धमाका हो गया, जिसके बारे में अनवर को भी खबर मिल गई थी और अनवर ने बताया कि वो इस लड़की के साथ इसके घर रावलपिंडी चला गया था। इसके पास वो 10 लाख रुपए मौजूद थे जो इसे सलामी में मेरे बाप से मिले थे। रावलपिंडी जाकर इसने तानिया के साथ शादी रचा ली और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि तानिया का असल मकसद क्या है। तानिया का काम फेसबुक पर इस तरह के मर्दों को बेवकूफ बनाना और इनसे इनकी जमा पूंजी हथियाना था, जो मोहब्बत के नाम पर सबको लौटाने को तैयार हो जाते हैं। आने वाले कुछ ही महीनों में तानिया ने मुझसे सारी रकम हथिया ली और इसके बाद वो मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी। लेकिन मैं तानिया से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मैं इसके कदमों में बैठ गया कि मेरे पास तो कोई वापसी का रास्ता नहीं था। मालूम था कि आप लोगों ने मुझे मुर्दा मान लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आमना मेरी पहली बीवी अभी तक मेरी मुंतजर होगी। मैं जबरदस्ती तानिया के साथ दिन गुजारने लगा। मेरे होते हुए भी तानिया ने अपना काम जारी रखा। वो मेरे सामने तरह तरह के लड़कों को फेसबुक पर फंसाने का काम करती और इनसे मुलाकात की जगह तय करती और वहां जाकर इनसे पैसे बटोर लेती। मेरी गैरत को हरगिज़ ये बात गवारा ना थी कि मेरी बीवी इस तरह गैर मर्दों के पास जाए और इसलिए एक दिन मैंने गुस्से में तानिया को बहुत मारा। इसकी माँ जो उसके साथ गलत कामों में बराबर की हिस्सेदार थी, इसने मुझे पुलिस के हवाले किया और मैं बहुत महीनों तक जेल में बंद रहा। कई महीनों बाद एक दिन पुलिस वालों ने मुझे खुद ही आजाद कर दिया क्योंकि मेरे खिलाफ कोई पर्चा नहीं करवाया गया था। बहुत जिल्लत उठाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने आमना के साथ जो किया था वही मेरे साथ हो चुका था और इसीलिए मैं थका हारा वापस अपने घर की तरफ आ गया। अनवर की बात सुनकर अम्मा और अकबर एकदम से
परेशान हो गए, जबकि मैं तो गुमसुम सी बैठी थी। अकबर ने बहुत मुश्किल से अनवर को यह बात बताई कि अब आमना तुम्हारी बीवी नहीं रही, क्योंकि तुम्हें मुद्दा मानने के बाद आमना ने इद्दत पूरी करके मुझसे शादी कर ली है। ये सुनकर तो अनवर एकदम से चीखने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि मैं जिंदा हूँ और तुमने मेरी बीवी से निकाह कर लिया? आमना अभी भी मेरी बीवी ही है। अनवर की बात सुनकर मुझे एकदम से झटका लगा। मैंने आगे बढ़कर इसका गिलेबान पकड़ा और इसके मुंह पर तमाचा मार कर इससे पूछा कि इस वक्त तुझे बीवी का ख्याल नहीं आया जब तू इसे पहाड़ से धक्का देने लगा था, और फिर जब तू अपने नापाक मकसद में कामयाब न हुआ तो उसे एक अनजान जगह सुबह सवेरे तनहा छोड़कर एक गैर औरत की मोहब्बत में निकल गया था। अगर तेरे पीछे मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो फिर क्या होता? तूने सोचा है तेरे बगैर मैंने ये दिन कैसे गुजारे? लोगों ने मेरे बारे में किस तरह की बातें की? मुझे ये तक कहा गया था कि मेरी नुसरत तेरी जिंदगी खागी, जबकि तू अपनी महबूबा के साथ रंगरलियां मनाने में मसरूफ था, और मुझ पर जिंदगी इतनी तंग कर दी गई थी कि मेरे लिए सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। अगर अकबर मेरा हाथ ना थामता तो शायद आज तक मैं अपने कमरे में कैद होती या मर गई होती। मेरी जुनूनी कैफियत देखकर अकबर ने मुझे पीछे हटाया था। बहुत मुश्किल से अकबर ने मुझे संभाला। अनवर जैसे खुदगर्ज और बेवफा इंसान से मुझे गिन आ रही थी, जिसकी माँ अपने जवान बेटे के गम में बिस्तर पर लग गई, और अब वो हमें यहाँ पर बैठकर अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुना रहा था। कुछ ही देर में ये खबर सारे जहान में फैल गई कि अनवर वापस लौट आया है, और वही लोग जो मुझे मनहूस करार दे रहे थे अब मेरे हवाले से तरह तरह की बातें कर रहे थे कि मैं किसकी बीवी हूँ और किसके साथ रहूंगी। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी कि अनवर लौट आया है, और अब मुझे अकबर से अलहदगी अख्तियार कर लेनी चाहिए और अनवर के साथ एक दफा फिर से नई जिंदगी का आगाज करना चाहिए। अकबर भी इस सारे मामले में बेहद परेशान हो चुका था, क्योंकि मैं और अकबर एक दूसरे के साथ बहुत खुश और मुतमिन जिंदगी गुजार रहे थे, और अब जब अनवर की हमारी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं थी तो वो यूं अचानक वापस लौट आया। अकबर ने अपना सारा मामला अपने एक दोस्त से बयान किया, जो कि एक मुफ्ती भी था। इसने कहा कि अगर अकबर मेरे साथ रहना चाहता है तो इसे अनवर से मुझे तलाक दिलवानी होगी, और जब मैं इद्दत पूरी कर लूंगी तो अकबर दोबारा मुझसे निकाह करेगा। फिलहाल मैं और अकबर मियाँ बीवी के रिश्ते में नहीं है, और अब हम दोनों का साथ रहना किसी हवाले से जायज भी नहीं। अकबर ने जब ये बात अनवर से की तो वो खुद गर्जी का इंतहा पर पहुंच गया और इसने मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं किसी सूरत भी अनवर के साथ अब जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए मैं अपना सामान उठाकर एक दफा फिर अपने मेके आ चुकी थी। एक दफा फिर मेरे माँ बाप पर क़यामत आ गुजरी थी, लेकिन इस दफा मेरे माँ बाप के हाथ में बहुत कुछ था। वो सारे मामले को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अनवर को बुलाकर एक खरी रकम की पेशकश की और बदले में मेरी आज़ादी का मुतालबा किया। मेरे बाप को दरअसल सही मानों में अनवर की फितरात अब समझ में आई थी। वो चंद टकों पर बिकने वाला इंसान था जो पहले नेक सिफत बना हुआ था। मेरे माँ बाप से 10 लाख रुपए लेकर अनवर ने मुझे आजाद कर दिया। मैंने एक एक दिन गिन गिन कर इद्दत के नाम पर गुजारा था, और जैसे मेरी इद्दत पूरी हुई अकबर एक दफा फिर काजी के हमरा हमारे दरवाजे पर आया, और मैं अकबर की दुल्हन बनकर फिर से इसके आंगन में चली आई, जबकि अनवर ये घर छोड़कर जा चुका था। हम दोनों एक साथ बहुत बेहतरीन और असोची जिंदगी गुजार रहे थे। अब जाकर मुझे और मेरे माँ बाप को ये बात समझ आई थी कि इंसान जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता। मेरे माँ बाप ने भी मुझसे अपनी गलती की माफी मांगी कि उन्होंने अनवर की जारी फितरत देखकर मेरा और इसका रिश्ता तय कर दिया था, जबकि वो अंदर से एक खोखला इंसान था। अगर वो पहले अकबर के हवाले से ज्यादा छानबीन कर लेते तो शायद मेरी जिंदगी के गुजरे ये 2 साल इतने जियतनाक न होते। आखिर में बस इतना कहूंगी कि बेटियां इतनी बेमोल नहीं होती कि 4 दिन की जान पहचान पर इनकी पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी जाए। अपनी बेटियों को किसी के हवाले करने से पहले अच्छी तरह ये जान ले कि अगला इंसान है या कोई दरिंदा है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।